आज के हिंदी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। नमस्कार सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओं, आज है राष्ट्रीय लेखक दिवस और इस अवसर पर एक विशेष बातचीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसका विषय है क्यों हो जाता है कोई लेखक। इस विषय पर हमने बातचीत की पूर्व महानिदेशक आकाशवाणी श्री लीलाधर मंडलोई जी के साथ। आपसे बातचीत की डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव ने। आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक श्री लीलाधर मंडलोई जी। लीलाधर मंडलोई जी जाने माने कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं। तो आज हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि कोई लेखक क्यों होता है, क्यों बन जाता है कोई लेखक। मंडलोई जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई भी लेखक आज तक शायद ठीक ना दे पाया हो। उसका कारण यह है कि ये जो सवाल है किसी लेखक को लेकर कि वो क्यों लिखता है, वो एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में लेखक सामान्यतः सोचता नहीं, क्योंकि वो जब लिखना शुरू करता है तो वो एक विशिष्ट भाव दशा होती है, मन स्थिति होती है, उसके ऊपर समाज का दबाव होता है, भीतर से कोई चीज उमड़ घुमड़ कर रही होती है, तो वो अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है। तो वो इस तरह से बहुत सामान्य ढंग से अपने जीवन में, जैसे कोई एक प्रसंग आता है और उसका कोई विषय नहीं होता है, तो हम लोग सामान्य जीवन में भी क्या करते हैं, हम अमूमन ठीक उसी समय सोचकर जवाब देना शुरू करते हैं। जैसे मैं किसी से भी पूछूं कि आप पेंटर क्यों बनना चाहते हैं, आप संगीतकार क्यों बनना चाहते थे जी, तो ये उसके लिए एक ऐसी स्थिति होगी क्योंकि बचपन से कोई इस तरह से सोच के किसी दिशा में नहीं जाता। होता यह है कि आपके आसपास का जो परिवेश होता है, आपके आसपास का जो जीवन और समाज होता है, आप उससे कहीं गहरे तक मुतासिर होकर एक प्रक्रिया में चीजों को अटेम्प्ट करते हैं। जैसे अगर कोई चित्रकार, कोई एक बच्चा है, तो वो क्या करता है, स्कूल लाइफ से या शायद उसके पहले से अपनी नोटबुक में कुछ रेखाएं बनाना शुरू करता है। उसके पास जब वाटर कलर आता है तो वो कुछ आकार प्रकार बना के उनको भरने की कोशिश करता है। तो वो उस समय ये नहीं सोच रहा होता है कि मुझे बड़ा होकर चित्रकार बनना होगा, या एक लेखक नहीं सोच रहा होता अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए कि उसे लेखक ही बनना है। उसे दरअसल उसकी एक कलात्मक जिजीविषा, कलात्मक भूख होती है और वो उसके लिए अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है। यूं कह लें कि अभिव्यक्ति की एक अकुलाहट होती है व्यक्ति के अंदर, और वो अभिव्यक्ति किसी के अंदर शब्द के रूप में, किसी के अंदर कूंची के रूप में, या किसी के अंदर रेखाओं के रूप में होती है और वो आकार ले लेती है। जी, बिल्कुल। जो रचना प्रक्रिया कोई भी होती है वो इसी तरह की होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने स्कूल में, मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छे चित्रकार बनोगे, ऐसा कहा भी गया जी। ऐसा नहीं है कि बचपन में नहीं कहा गया, लेकिन मैं चित्रकार नहीं बन सका। मतलब उस तरह से चित्रकार मेरी मुख्य भूमि नहीं हुई। मैं गाता अच्छा था लेकिन मैं गायक नहीं बना। तो ये जीवन की स्थितियां जो बदलती हैं, उसमें आपको अभिव्यक्ति का कौन सा फॉर्म मिलेगा और आप कहाँ ज्यादा बेटर ढंग से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, ये एक बड़े कालखंड में जाके तय होता है। जी। जैसे बचपन से ये सारी हॉबीज होने के बावजूद कॉलेज लाइफ तक मैं किसी का पल्लवन हो ही नहीं पाया, क्योंकि जीवन स्थितियां भी उस तरह की होती है जो आपको वो सारे मौके नहीं देती जिसमें आपकी कला को पल्लवन मिल जाए। मतलब हम लोग तो बहुत ही जनसामान्य जीवन से आए थे, घर परिवार अभाव वाला था, तो ना हमको संगीत सिखाया जा सकता था, ना हमको चित्रकला के लिए कोई शिक्षक रखा जा सकता था। तो उस तरह से धीरे धीरे आपने अपने स्वभाव के अनुसार जो स्व प्रयास किए, उससे एक कोई चित्र आपके दिमाग में आपकी अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में बनता गया जी। और वो कविता था। तो कविता के रूप में शुरू हुआ, फिर कविताओं में ही सारी चीजें आनी शुरू हो गई। जैसे कविताओं में नाट्य भी होता है, कविताओं में संगीत भी होता है, कविताओं में छंद भी होता है, लय भी होती है, एक खास तरह की सिनेमेटोग्राफी भी होती है। उसमें जो हमारे पंच तत्व है इस सृष्टि के जिससे मनुष्य बना है, वो सारे उस कविता में किसी न किसी रूप में दाखिल हो सकते हैं और आप उनको लिख सकते हैं, आप उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि जब मेरी कविताओं में ये सारी चीजें, ये सारी विधाएं, सारी कलाएं दिखाई दे रही हैं, तो मुझे लगा कि तो शायद
पत्रिका आपको संतुष्टि देने लगी? हाँ, संतुष्टि भी देने लगी और आपको एक एक्सप्रेशन के लिए आपको एक माध्यम मिला ना जी। कि मैं कविता में तो नाटक भी लिखा जा सकता है, कविता में चित्रों के बारे में भी बात हो सकती है, कविता में संगीत के बारे में भी बात होती है, मतलब कविता में संगीत तो होता ही है जी। तो जब मुझे ये लगा कि ये सारी चीजें कविता में अपने आप बहती हुई चली आ रही हैं, जो मुझसे छूट गई थी, जो कहीं मेरे शौक में या कहीं मेरी इमेजेस में था कि मुझे चित्रकार या संगीतकार बनना है, तो वो किसी तरह से उसकी क्षतिपूर्ति जो था वो कविता में ही मैं देख सकता था। जीवन स्थितियां ऐसी नहीं थी कि मैं, सबसे बड़ी चीज तो आर्थिक ही होती है ना कि अगर घर आर्थिक रूप से संपन्न होगा तो आपको किसी चीज की चिंता नहीं है, फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो जो जीवन स्थितियां मिली उसी के हिसाब से सब कुछ ढलता गया। मंडलोई जी, एक लंबा वक्त आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन में गुजारा, जो एक अभिव्यक्ति का ही माध्यम था, तो आपको नहीं लगता है कि आपके अंदर का जो लेखक था, जो चित्रकार था, जो कवि था, उसको विभिन्न तरीके से, चाहे आपने खुद कार्यक्रम बनाए या कार्यक्रम आपके मातहत लोगों ने तैयार किए, तो उसमें भी एक दशा और दिशा आपने दी, उसको आप अभिव्यक्ति के किस रूप में लेते हैं? देखिए क्या है कि दो ही चीजें हैं। सबसे पहले अगर आप बचपन से आप खुद एक ब्रॉडकास्टर है तो आप इस बात को महसूस कर सकेंगे कि बचपन में जो सबसे पहले आपको ध्वनि के रूप में मिलता है, शब्दों के रूप में मिलता है, नाद के रूप में मिलता है, वो क्या है? वो वाचिक सौंदर्य है, यानी कि वो ऑडियो एस्थेटिक्स है जो अपने आप बचपन से आपको मिलता रहता है। कभी भजनों में मिलता है, कभी लोकगीतों में मिलता है, कभी परिंदों की आवाज में मिलता है, कभी बहती हुई नदी में मिलता है। तो वो जो ऑडियो का सौंदर्य है वो तो आपके आसपास बिखरा हुआ है। आपको उसको एक तरतीब ही देनी होती है। एक किसी कथा को कहने के लिए आप उस ऑडियो में कैसे अभिव्यक्त करेंगे, क्योंकि ऑडियो की अभिव्यक्ति सबसे कठिन होती है। वो वीडियो से भी कठिन होती है, फिल्म से भी कठिन होती है, क्योंकि वहां पर जो आपकी कल्पना काम करती है तो उसके साथ आपके कई कलाएं एक साथ आपके भीतर जाग रही होती है कि मतलब आप इसकी सिग्नेचर ट्यून क्या बनाएंगे, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होगा, इसमें जो नेचुरल एम्बियंस साउंड है वो कौन सा आएगा, इसमें अगर नाट्य तत्व होगा संवाद की अदायगी में तो वो किस तरह से होगा, इसमें जो साइलेंस होगा उस साइलेंस का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। तो ये ऑडियो सौंदर्य तो बिना जाने हुए बचपन से आपके साथ होता है, आप उसको ग्रहण करते रहते हैं और उसी को आप रेडियो में जब जाते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से उसमें आप वहां पर निष्पादित कर देते हैं, क्योंकि आपने अपने सब कॉन्शियस में वो सारी चीजें बटोर के रखी हुई होती है। वो अचानक आपको खोदती है कि हाँ बचपन में ऐसा था तो ये इस दृश्य में ऐसा किया जा सकता है। जी, वो प्रयोग करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। जी जी जी। और उसी तरह से अगर जिसको ऑडियो का सौंदर्य आ गया तो जब वो फिल्म में जाता है या टेलीविजन में जाता है तो फिर आपको विजुअल्स के साथ या उसके परिपार्श्व में वही चीजें जो ऑडियो सौंदर्य के रूप में आपने ग्रहण किया है, वो जो ऑडियो की प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज को तो आप विजुअल में ले आते हैं। तो आपने आधा काम तो रेडियो में कर लिया है, आधी समझ तो आपकी बन गई है, बस उसका दृश्यांकन करना बाकी रह जाता है। हाँ, अगर मतलब इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो आपके भीतर जो एक रचनाकार है, आपके भीतर एक जो कलाकार है, वो अपने आप ही आपको सबकॉन्शियस माइंड से उन चीजों की तरफ ले जाता है जिससे कि एक अच्छा ऑडियो या वीडियो प्रोडक्शन हो सकता है। जी, रचना तो बनती ही है, वो चाहे जिस भी फॉर्मेट में रहे, और लिखता तो है व्यक्ति, वो कलम से लिखे, वो कंप्यूटर पे कुछ रचना के रूप में बनाए, पर वो सब कुछ लिखा तो जाता ही रहता है और सचमुच कोई सोचता नहीं है, पर आपका अंतर्मन और आपका वातावरण ये एक निर्मिति देते हैं आपको कुछ बनने के लिए। आज आप जिस शिखर पर हैं मंडलोई जी, उसके लिए हम सब आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों हो जाता है कोई लेखक? राष्ट्रीय लेखक दिवस के अवसर पर अभी आप ये विशेष बातचीत सुन रहे थे। पूर्व महानिदेशक आकाशवाणी श्री लीलाधर मंडलोई जी के साथ बातचीत कर रही थी डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। इसके साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।